हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं ई कॉमर्स, जहाँ पे ऑलरेडी 4 सेशन हो गए हैं हमारे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज है लेक्चर नंबर 5। हमने लास्ट लेक्चर में चालू कर दिए थे लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स कि क्या क्या नुकसान रहते हैं उसके। काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने देख लिए थे, 8 पॉइंट तक हमने पढ़ लिया था वहाँ पे, जो था हमारा लास्ट चैलेंजेस ऑफ कैश ऑन डिलीवरी। अब आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे 9th पॉइंट पे, जो बताता है प्रॉब्लम्स ऑफ पेमेंट गेटवेज। ठीक है, अब प्रॉब्लम ऑफ पेमेंट गेटवे, जब हम पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, कुछ हमने बाय कर लिया है प्रोडक्ट और हम उसका पेमेंट करने जा रहे हैं, फिर क्या होता है, हम हमारे कार्ड की डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, या फिर इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, सारी हम डिटेल फिल करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो डिटेल्स ऑथोराइज़ की जाती है बैंक की तरफ से एंड हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन वहाँ पे वो पेमेंट गेटवे कभी कभी वहाँ पे हमारा ऑथराइजेशन फेल हो जाता है, पेमेंट हमारा फेल हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर्स को कभी कभी ट्रस्ट नहीं आता है ऑनलाइन पेमेंट करने पे। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, सीधा COD का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, कैश ऑन डिलीवरी वाला। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी एक प्रॉब्लम बताई गई है कि प्रॉब्लम ऑफ पेमेंट गेटवे। इंडियन पेमेंट गेटवेज हैव हाई फेलर रेट एज कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज। देखिए, अपने इंडियन पेमेंट गेटवे का फेलर रेट कैसा है, हाई है कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज। सेवरल कस्टमर्स डू नॉट रीअटेम्प्ट payment after a transaction fails. Therefore, online sellers using payment gateways are losing out on online sale. क्या होता है, मोस्टली जो फर्स्ट टाइम शॉपिंग कर रहे हैं या फिर कोई बायर है, वो कुछ नई साइट से ऑर्डर करना चाह रहा है और अगर ऐसे पेमेंट फेल हो जाता है तो फिर वो लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन ही कैंसिल कर देते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि नहीं, चलो हम लोग तो ऑफलाइन ही जाके मार्केट से ही जाके ले लेंगे, हमें यहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना है। तो उस केस में क्या हो जाता है, ई मार्केटर का वहाँ पे लॉस हो जाता है, वहाँ पे सेल्स कम हो जाता है। नाउ ये तो हमने 9th प्रॉब्लम देख लिया। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ टच एंड फील एक्सपीरियंस। देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा गया है। क्या होता है वहाँ यहाँ पे, जब हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो उसे हम कैसे देखते हैं, कैसे सर्च करते हैं, वेबसाइट पे ही हम सर्च करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हमें लेना हो तो हम वहाँ पे उसे फिज़िकली नहीं देख पाते। अब क्या होता है, अगर मान लो हम ट्रेडिशनली स्टोर में जाते हैं, मार्केट में खुद जाते हैं फिज़िकली गुड्स लेने के लिए, तो तब हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टोर में जाते हैं, शॉपकीपर को बोलते हैं कि भाई हमें दिखाइए प्रोडक्ट, वो हमें दिखाता है, हम क्वालिटी बराबर से देख लेते हैं। ठीक है, सारी ही चीज़ें हम वहाँ पे चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या नहीं है, सब कुछ देख लेते हैं, फिर वो प्रोडक्ट हम बाय करते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पे रिटर्न के चांसेस कम हो जाते हैं और कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाता है कि उसे बराबर से प्रोडक्ट मिला है। लेकिन इस केस में क्या होता है, आप ऑनलाइन गुड्स देख रहे हो कि कलर क्या होगा उसका, ठीक है, क्वालिटी क्या होगी, जो डिस्क्रिप्शन वहाँ पे मेंशन किया हुआ होता है उसके बेस पे आप क्वालिटी का अंदाज़ा लगा देते हो कि भाई साइज़ क्या होगी या क्वालिटी क्या होगी। आप खुद उसे टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते फिज़िकली। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव इम्प्रेशन हो जाती है कस्टमर के माइंड में। कभी कभी कोई प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि क्या हो जाता है, मान लो कोई प्रोडक्ट है जो बहुत महंगे हैं या फिर पेरिशेबल है या ऐसी चीज़ें जो रहती है, तो वो कस्टमर क्या सोचता है कि नहीं भाई, ये तो हमें ऑनलाइन नहीं लेना है, हम इसे फिज़िकली जाके ही खरीदेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम माना जाता है ऑनलाइन शॉपिंग में। In several countries, including India, customers would like to first examine the product before purchasing it. ज़्यादा करके हमारे इंडियन कस्टमर्स क्या चाहते हैं कि भाई हम प्रोडक्ट को खुद देख ले, खरीदने से पहले हम चेक कर लें। Online marketing does not provide an opportunity to physically examine the product before purchasing, and therefore online business is very insignificant in a country like India and even in advanced countries like USA,
although people are optimistic about its potential। देखिए हमारे इंडिया में तो लोग नहीं लेना चाहते ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग से, लेकिन एडवांस कंट्री में भी उन लोगों ने बताया है, एडवांस कंट्रीज़ लाइक यूएसए में भी ऐसा हो रहा है कि लोग ख़रीदने से पहले गुड्स देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हमने देखा, लिमिटेशन देखा, प्रॉब्लम ऑफ टच एंड फील एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ डिलीवरी। देखिए प्रॉब्लम ऑफ डिलीवरी मतलब आपने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया है, उसके बाद जब गुड्स डिलीवर होता है आपके घर पे, उसके बारे में बताया गया है कि कभी कभी क्या होता है, कोई एरिया में, कुछ रिमोट एरियाज़ है या रूरल एरियाज़ है, कोई एरिया में क्या होता है, ई मार्केटर्स वहाँ पे गुड्स डिलीवर करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, वहाँ पे गुड्स डिलीवरी होती ही नहीं है, या तो फिर वहाँ के कस्टमर को थोड़ा कुछ आगे आना पड़ता है, थोड़ा डिस्टेंस पे आगे आना पड़ता है गुड्स लेने के लिए, उनके एकदम घर तक गुड्स नहीं पहुँच पाता है। इसी वजह से भी कस्टमर को ऐसे लगता है कि जाने दो, हमें ऑनलाइन नहीं लेना है, हम डायरेक्टली शॉप से जाके ही ले लेंगे। So in India there are problem of delivery of goods. This may be due to poor infrastructure in terms of roadways and airways, and therefore there are often delays in getting the product ordered online. Also, e-retailers do not deliver certain parts of the street even though it is feasible to do so. देखिए कहीं कहीं पे पॉसिबल है, फिर भी ई मार्केटर्स डिलीवर नहीं करते हैं प्रोडक्ट। एंड दूसरा उन लोगों ने बताया है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो हम रोड्स की बात करते हैं या फिर पोर्ट जो बनाए जाते हैं, वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो प्रॉपर नहीं डेवलप हुआ है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिले हो जाता है गुड्स कस्टमर को मिलने के लिए, मतलब कस्टमर को जब चाहिए रहता है उस टाइम पे गुड्स नहीं पहुंच पाता है। तो ये एक लिमिटेशन है, प्रॉब्लम ऑफ डिलीवरी। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फिडेंस। प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं आता है लोगों को ई मार्केटर पे या ऑनलाइन शॉपिंग करने में। अब वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है, काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से नहीं आता है, क्योंकि फ़िज़िकली कस्टमर गुड्स नहीं देख पाता है, सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट उसे काफ़ी सारी डिटेल्स डालनी पड़ती है वेबसाइट पे, उसके अकाउंट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जाती है, उसकी वजह से उसको डर लगता है। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट अगर घर पे आता है तो फिर अच्छी कंडीशन में आएगा या नहीं आएगा, डिफेक्टिव रहेगा या नहीं। तो ये सारी ही चीज़ों की वजह से क्या होता है, कस्टमर को ट्रस्ट नहीं आता है ऑनलाइन शॉपिंग करने में। इन इंडिया कस्टमर्स डू नॉट ट्रस्ट ऑनलाइन मार्केटिंग। बोथ बिजनेस कस्टमर्स एंड हाउस होल्ड कस्टमर्स डू नॉट हैव मच फेथ in online marketing. They have a suspicion about quality, price, delivery and other aspect. ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको लेके डर रहता है कस्टमर के माइंड में। Therefore, online marketers need to create a good amount of confidence in the mind of the prospective buyers. अब कॉन्फिडेंस जीतने के लिए ऑफकोर्स ई मार्केटर्स को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा एंड अच्छे से अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी, मतलब गुड्स ऑन टाइम पहुंचाना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का पहुंचाना पड़ेगा, जो क्वालिटी उन लोगों ने वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन दिया है वैसी ही क्वालिटी का गुड्स उन्होंने पहुंचाना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें परफेक्टली होती है तो ही कस्टमर को कॉन्फिडेंस आएगा ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12th प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फिडेंस। अब आगे बढ़ते हैं, अनसूटेबिलिटी टू सर्टेन प्रोडक्ट्स। ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं वो बराबर है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं आजकल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो या फिर हाउस होल्ड आइटम्स हो, या काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जो हम सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल होती है और कस्टमर्स ख़रीदते भी है। लेकिन कोई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम ऑनलाइन नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर हमने ऑनलाइन ले लिया और उसमें कुछ हमें प्रॉब्लम हो गई या फिर हमें चाहिए था वैसा गुड्स नहीं आया, तो क्या हो जाता है, अल्टीमेटली कस्टमर को ही बेयर करना पड़ता है।
इसके लिए कोई कोई प्रोडक्ट्स कस्टमर्स ऑनलाइन लेना नहीं चाहते, जैसे कि पेरिशेबल आइटम्स हो। क्या होता है, वो डिलीवर होते होते तब तक ऐसा भी हो सकता है कि ख़राब हो जाए कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते, या फिर बहुत कॉस्टली आइटम्स है, बहुत महंगी चीज़ें हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है, वैसी चीज़ें भी हम ऑनलाइन लेना नहीं चाहते। वो चीज़ें हम खुद देखकर ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट बिजनेस थ्रू ई कॉमर्स फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स सच एज पेरिशेबल आइटम्स। देखिए, पेरिशेबल आइटम्स मतलब जो जल्दी से ख़राब हो जाती है, जैसे कि वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है। ठीक है, ऐसी चीज़ें हम खुद ही मार्केट से जाके ख़रीदना पसंद करते हैं। ऑल्सो हाई कॉस्टली आइटम्स, देखिए जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है, सच एज एक्सपेंसिव ज्वेलरी may not be purchased by customers online because it is difficult to inspect the product before purchase। बहुत कॉस्टली चीज़ें हो वो भी हम ख़रीदना नहीं चाहते ऑनलाइन शॉपिंग में। ठीक है, तो ये हो गया 13 पॉइंट अनसुटेबिलिटी टू सर्टन प्रोडक्ट्स। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन के लिए प्रॉब्लम आता है ना। व्हाट इज़ नेगोशिएशन? कस्टमर क्या करता है, सेलर के साथ बार्गेनिंग करता है प्रोडक्ट की प्राइस के लिए, या तो फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए कि भाई मुझे ये नहीं, मुझे कुछ और क्वालिटी का गुड्स दो, या फिर प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करके दो, या फिर सबसे फर्स्ट थिंग तो प्राइस के लिए ही नेगोशिएट किया जाता है, बार्गेन किया जाता है कि हमें इस प्राइस पे दे दो। सेलर ज़्यादा प्राइस बोलता है, कस्टमर कम बोलता है। ठीक है, वो हो जाता है नेगोशिएशन। तो जब हम फिज़िकली मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, हम शॉपकीपर के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं प्राइस के लिए, या फिर हम उससे कुछ डिस्काउंट्स मांग सकते हैं, कुछ ऑफ़र्स मांग सकते हैं। वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है ऑनलाइन शॉपिंग में। ऑनलाइन शॉपिंग में जो वहाँ पे सेलर ने प्राइस रखा हुआ है, या जो भी ऑफ़र्स दिए हुए हैं, जो भी क्वालिटी दी है, जो भी डिस्काउंट्स दिए हैं, ठीक है, वो सारी ही टर्म्स अगर हमें एग्री हम करते हैं तो हम बाय करेंगे, नहीं तो हमें वो प्रोडक्ट छोड़ देना पड़ता है। वहाँ पे नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो नो बार्गेनिंग इज़ अलाउड ऑन ई कॉमर्स साइट। हावेवर price sensitive Indian customers love to bargain, and therefore quite often they may not be inclined to buy online। हमारे इंडिया में ज़्यादातर ये कल्चर रहा है कि इंडियन पब्लिक को बार्गेनिंग करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑनलाइन साइट में, ऑनलाइन शॉपिंग में वो ऑप्शन नहीं मिलता है, इसलिए कस्टमर फिज़िकली मार्केट से जाके गुड्स परचेज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉब्लम ऑफ नेगोशिएशन। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज। प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज आता है। हमने देखा हुआ है मोस्टली ये सारी ही जो वेबसाइट्स रहती है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, सब पे क्या होता है, इंग्लिश ही यूज़ होता है लैंग्वेज। वहाँ पे इंग्लिश में ही सारी चीज़ें लिखी होती है। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन जो है, कब तक डिलीवर होगा प्रोडक्ट, टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सारी ही चीज़ें उसमें ही लिखी, इंग्लिश में ही लिखी होती है। एंड क्या होता है कि जो रूरल एरियाज़ है या सिटीज़ में भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आता है परफेक्टली, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है ऑनलाइन शॉपिंग करना, क्योंकि वो वहाँ पे सारी डिटेल अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं एंड उनको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, इसके लिए वो अवॉइड करते हैं कि वो ऑनलाइन शॉपिंग करें ही नहीं, वो खुद ही जाके मार्केट से गुड्स को ले ले। ठीक है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट अगर ऑनलाइन साइट से हम परचेज़ करते हैं तो हमें पेमेंट करते टाइम भी क्या करना पड़ता है, सारी डिटेल्स वहाँ पे फिल करनी पड़ती है, वहाँ पे पढ़ना पड़ता है चीज़ें कुछ। तो वो सारी चीज़ें अगर जिससे प्रॉपर इंग्लिश नहीं आता वो पर्सन नहीं कर पाता है। तो मोस्ट ई रिटेलर यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज इन देयर वेबसाइट्स। हावेवर इन इंडिया only about 5% of India's population understand proper English, and therefore Indian customers may not place order online। देखिए, उन लोगों ने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बताई है कि सिर्फ 5% लोग ही अच्छे से इंग्लिश परफेक्टली समझ पाते हैं। ठीक है, बाकी सारे लोग परफेक्टली नहीं समझ पाते, या कोई कोई लोग तो बिल्कुल नहीं समझ पाते, तो ऑफकोर्स वो लोग तो ऑनलाइन परचेज़ करेंगे ही नहीं।
तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट इज लो इंटरनेट यूज़र बेस। अब पहले की कंपैरिजन में काफ़ी सारे लोग आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं, इंटरनेट भी यूज़ करते हैं, वो बराबर है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ एरियाज़ में क्या है, लो इंटरनेट यूज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट यूज़ नहीं किया जाता, या फिर इंटरनेट यूज़ करने में स्पीड कम रहती है या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहती है काफ़ी सारी, उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन परचेस करना अवॉइड करते हैं टोटली। Now currently there is low internet user base in India. In December 2018, there were about 566 million internet user in India and expected about 627 million internet user by December 2019, which means internet penetration is less than 50% of total population. देखिए इंटरनेट जो लोग यूज़ करते थे वो बाद में ज़्यादा यूज़ करने लगे, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट। ऑल्सो देर आर टेक्निकल प्रॉब्लम दैट अफेक्ट ई बिजनेस ट्रांजेक्शन, देर इन इनसफिशिएंट टेलीकम्युनिकेशन बैंडविड्थ, दिस स्लोज डाउन द प्रोसेसिंग of e-business transaction. This frustrates the online shopper and thus he does not place the order. ठीक है, काफ़ी सारी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, टेक्निकल स्पीड कम रहती है, उसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो बोलता है जाने दो, इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम फिज़िकली मार्केट में जाके ही गुड्स लेके आते हैं। तो इसीलिए कस्टमर्स अवॉइड करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करना। नाउ नेक्स्ट इज़ प्राइवेसी इश्यूज़। अब ये प्राइवेसी इश्यूज़ क्यों आते हैं, क्योंकि जब भी हम बाय करना चाहते हैं प्रोडक्ट, तो क्या होता है, पहले तो हम वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं, तो वहाँ पे हम हमारी डिटेल्स डालते हैं, ईमेल आईडी डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, नाम डालते हैं, ठीक है। एंड एट द टाइम ऑफ पेमेंट भी हमें डिटेल डालनी रहती है हमारे अकाउंट की, डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की, ठीक है। इसीलिए कस्टमर को बहुत डर लगता है, ठीक है, प्राइवेसी इश्यूज़ वहाँ पे आ जाते हैं कस्टमर के लिए, क्योंकि उसकी सारी ही इंफॉर्मेशन जा रही है इंटरनेट पे। तो कस्टमर्स प्रोवाइड पर्सनल डिटेल्स इंक्लूडिंग एड्रेस टू द ऑनलाइन शॉपिंग साइट। हाउएवर द पर्सनल डिटेल्स मे गेट लीक ड्यूरिंग ट्रांजिट और इवन बाय ऑनलाइन मार्केटर्स टू अदर्स। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वेबसाइट पे, वो इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके लिए कस्टमर को डर लगता है एंड प्राइवेसी इश्यूज़ यहाँ पे हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ फॉल्टी बिलिंग। बिलिंग की हम बात करेंगे। जो कस्टमर्स ऑनलाइन बाय कर रहे हैं एंड उनको जो बिलिंग किया जाता है उसमें कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है, फॉल्टी बिलिंग होते हैं, ठीक है। अब ये फॉल्टी बिलिंग अगर हो गया है कस्टमर को, तो वो फॉल्टी बिलिंग होने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए और ज़्यादा बहुत मेहनत करनी पड़ती है कस्टमर को, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कस्टमर के लिए। इसके लिए कस्टमर अवॉइड करता है, डर जाता है कि भाई मुझे ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना है। एक बार अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसके बाद कस्टमर नहीं लेना चाहता, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना चाहता। तो एट टाइम्स सम ऑफ द ऑनलाइन साइट्स wrongly bill the customers. The customers find it difficult to get faulty billing correct. देखिए, फॉल्टी बिलिंग होना तो एक प्रॉब्लम है ही है, लेकिन वो फॉल्टी बिलिंग को फिर करेक्ट करवाना तो और भी ज़्यादा हेडेक हो जाता है कस्टमर के लिए, which in turn may compel them not to order items from online by using their credit card details. Therefore, in India, over 80% of the e-commerce transaction takes place on cash on delivery basis. मोस्टली प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करके ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वहाँ पे गलती से उनको ज़्यादा चार्ज किया जाता है या गलत अमाउंट पे चार्ज कर दिया जाता है, ठीक है। एंड फिर उनको वो करेक्ट करवाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, इसलिए वो लोग प्रिफ़र करते हैं कि वो कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन ही सिलेक्ट करें एट द टाइम ऑफ परचेज। अब आगे उन लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एक पर्सन का, वो हम देखते हैं। फॉर इंस्टेंस,
As reported on Times of India, 24th October 2013, Mr. M.S. कामत, सेक्रेटरी ऑफ कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये जो पर्सन थे मिस्टर M.S. कामत, उन्हें क्या किया गया, जो खुद क्या थे, सेक्रेटरी थे ऑफ कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, वॉज रॉन्गली बिल्ड बाय नोएडा बेस्ड ई-कॉमर्स पोर्टल by using his credit card details from an earlier transaction for the books which he neither ordered nor got them. क्या हुआ यहाँ पे उन्होंने क्रेडिट कार्ड यूज़ करके कुछ ट्रांजैक्शन पहले किया हुआ था पास्ट में, तो वही डिटेल्स की वजह से उन्हें रॉन्गली फिर से चार्ज किया गया, जहाँ पे फिर से उन्होंने कोई शॉपिंग किया ही नहीं था, कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं था। तो अब फॉर द बुक्स विच ही नाइदर ऑर्डर नॉर गॉट देम, ठीक है, उन्होंने कुछ ऑर्डर किया ही नहीं था। When Mr. Kamath asked the portal to solve the problem, he was asked to submit mounds of paperwork and Mr. Kamath eventually gave up. क्या हुआ, अगर वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब ढूंढने गए तो सामने से उनको कहा गया कि आपको काफ़ी सारे पेपर सबमिट करने होंगे। उसकी वजह से फिर वो इतने कंटाल गए कि उन्होंने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया कि जाने दो। मिस्टर कामत सेज दैट ऑल द रिफंड्स एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसीज आर ओनली ऑन पेपर्स, यू विल हैव टू मूव हेवन एंड हेल टू गेट समथिंग बैक फ्रॉम देम। फिर उन्होंने क्या बताया कि जो भी रिफ़ंड या रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, मतलब रिफ़ंड मतलब हमें हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे रॉन्ग बिलिंग करने के लिए, या फिर रिप्लेसमेंट, प्रोडक्ट गलत आ गया है तो रिप्लेस करके मिलेगा, ये सारी पॉलिसीज़ खाली ऑन पेपर्स ही है, रियल में वो फॉलो नहीं होती है, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कस्टमर को। तो ये उन लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल हमें बताया है, रियल केस हमें बताया है जो हो चुका है फॉल्टी बिलिंग्स के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ई कॉमर्स में काफ़ी सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है कस्टमर्स को। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। नाउ नेक्स्ट, अब जो मेन स्टार्ट होने वाला है हमारा टॉपिक, वो है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, अब ये ई कॉमर्स की हमने बात कर ली, ठीक है। अब हमें पता है व्हाट इज़ ई कॉमर्स। कॉमर्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग होना, ट्रेडिंग होना, एंड ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जो बाइंग एंड सेलिंग होता है, दैट इज़ ई कॉमर्स। अब ये ई कॉमर्स के टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला हमें देखना है बिजनेस टू बिजनेस, B2B कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहला आएगा B2B कॉन्सेप्ट। अब ये जो B2B कॉन्सेप्ट है, जिसे बिजनेस टू बिजनेस कहा जाता है, अब इसमें क्या होता है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के पास से बाय करता है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, वो हो जाएगा B2B कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं या एक चेन देखते हैं पूरा, कि मान लो कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अब उसके पास से कौन लेता है, होलसेलर गुड्स लेता है, ठीक है। उसके पास से मान लो दूसरे होलसेलर ने लिया, उसके पास से रिटेलर ने लिया, उसके पास से लिया कस्टमर ने, ठीक है। ये एक पूरा चेन क्रिएट हो जाता है। अब ये जो मैन्युफैक्चरर है वो भी जो गुड्स बना रहा है उसके लिए भी वो काफ़ी सारे लोगों से रॉ मटेरियल परचेस करने वाला है, ठीक है। तो ये जो एक पूरा चेन रहता है, तो अब यहाँ पे इन लोगों के बीच में जो बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है उसे हम B2B बोलेंगे, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस, दो बिजनेस इसके बीच में हो रहा है। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने लिया है, वो भी B2B होने वाला है, क्योंकि ये भी बिज़नेस कर रहा है, ये भी बिज़नेस कर रहा है, ठीक है। बल्क क्वांटिटीज़ में, ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीदा जाएगा, B2B ट्रांजैक्शन हो गया। यहाँ भी B2B होने वाला है, ठीक है। ये भी दोनों बिजनेस है, ये भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है, ये भी B2B हो गया। यहाँ से यहाँ भी B2B हो रहा है, देखिए ये रिटेलर भी बिजनेसमैन है एंड होलसेलर भी बिजनेस कर रहा है। अब यहाँ पे आगे आएगा तो ये एक B2C होने वाला है,
बाकी ये सारे ही रहेंगे B2B ट्रांजैक्शन। मतलब एक बिजनेस है वो दूसरे बिजनेस से बाय कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट्स। मान लो कोई सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट का एग्जांपल हम लेते हैं। तो अब सुपरमार्केट के केस में क्या होता है, उसे बहुत सारे प्रोडक्ट एंड बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, सप्लायर के पास से गुड्स खरीदते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन जो होगा, सुपरमार्केट जो गुड्स खरीदेगा सप्लायर के पास से, वो हो जाएगा B2B ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे मीनिंग क्या बताया गया है B2B का। बिजनेस टू बिजनेस B2B refers to online business transactions between business firms. In B2B commerce business, transactions can take place between a manufacturer and a supplier of material or parts, or between a manufacturer and a wholesaler, or between a wholesaler and retailer। अभी हमने जो आगे एग्जाम्पल देखा था कि मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उसका प्रोडक्ट बनाने के लिए उसे काफ़ी सारा मटेरियल या रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। तो वो क्या करता है, वो खुद सप्लायर के पास से मटेरियल लेता है या पार्ट्स लेता है एंड वो गुड्स को बनाता है। एंड फिर उसके बाद क्या करता है, मैन्युफैक्चरर सेल करता है होलसेलर को। तो अब ये बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो भी B2B हम बोलेंगे। एंड बिटवीन अ होलसेलर एंड रिटेलर, ये भी हो जाएगा B2B ट्रांजैक्शन। जनरली B2B प्रोडक्ट्स आर परचेज बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म for production of items. The value added product can then be either sold to another company or to the consumer। क्या करता है मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट्स लेता है एंड प्रोडक्शन करता है ऑफ आइटम्स या गुड्स, एंड उसके बाद वो गुड्स को बनाता है, मतलब जो भी रॉ मटेरियल था उसमें वो वैल्यू एडिशन करता है। एंड उसके बाद वो जो फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है, उसे वो सेल करता है दूसरी कंपनी को, जो भी होगा, होलसेलर रहेगा या रिटेलर, अनदर कंपनी को सेल करता है, या तो फिर डायरेक्टली कंज्यूमर को भी सेल कर सकता है। नाउ आगे देखते हैं। एनी कंज्यूमर प्रोडक्ट would have gone through numerous value added process before it is being purchased by the final user. Numerous suppliers from various industries would have contributed to the finished product. फॉर इंस्टेंस, देखिए वो लोग बोल रहे हैं कि जब भी एक गुड्स कस्टमर तक पहुंचता है तो कस्टमर के लिए वो खाली एक गुड्स है, एक प्रोडक्ट है, लेकिन उस प्रोडक्ट बनने के लिए काफ़ी सारे सप्लायर ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, उस मैन्युफैक्चरर ने काफ़ी सारे लोगों से मटेरियल परचेस किया है एंड फिर गुड्स बनाया है, तब जाके वो एक फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बना हुआ है। जैसे हम मान लो मोबाइल की बात करते हैं या फिर कोई और प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, तो काफ़ी सारा मटेरियल उसमें यूज़ किया गया है, काफ़ी सारे पार्ट्स यूज़ किए गए हैं, तब जाके वो मोबाइल बना है। वो एक ही चीज़ बनी है जो कस्टमर को मिल रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरर को तो काफ़ी सारे सप्लायर से प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, रॉ मटेरियल लेना पड़ता है, तो वो सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं B2B ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे उन लोगों ने कुछ एग्जांपल हमें दिया है, वो हम देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, उन लोगों ने बताया है अ कैन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक विल रिक्वायर डिफरेंट कंपनीज टू प्रोवाइड द कैन, water, sugar, other ingredients, label printing, packaging, transportation and paint for the printing. The can itself is made from aluminum that's need to be processed and extracted. Only the very last transaction in the sales purchase chain is true B2C relationship। देखिए क्या बता रहे हैं उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है अ कैन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। कस्टमर को जब ये सॉफ्ट ड्रिंक कैन मिल रहा है, कस्टमर ने तो एक ही प्रोडक्ट बाय किया, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर ने क्या क्या चीज़ें ली, कैन, वाटर, शुगर, अदर इंग्रेडिएंट्स, उसको पैकिंग किया, देखिए उसके ऊपर लेबल प्रिंटिंग किया, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन किया गया, पेंट किया, ज़रूरत थी प्रिंटिंग के लिए, एंड एल्यूमिनियम भी रिक्वायर्ड था कैन बनाने के लिए। सारे ही कितने सारे रॉ मटेरियल्स उसे यूज़ करने पड़े, तब जाके एक फाइनल प्रोडक्ट
बन गया, तो जब लास्ट में वो प्रोडक्ट सेल किया गया कस्टमर को, तो वो खाली एक ही ट्रांजैक्शन B2C था, आगे के सारे ट्रांजैक्शंस B2B थे, बिजनेस टू बिजनेस थे। नाउ द वॉल्यूम ऑफ B2B, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन इज मच हायर देन द वॉल्यूम ऑफ B2C ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब वॉल्यूम से हम बोलेंगे, वॉल्यूम मतलब जो हम क्वांटिटी परचेस करते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा वॉल्यूम। तो B2B ट्रांजैक्शन में जो गुड्स प्रोडक्ट लिया जाएगा या रॉ मटेरियल लिया जाएगा, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू B2C। जब भी ऊपर ये सॉफ्ट ड्रिंक कैन का एग्जांपल दिया गया तो कस्टमर को तो खाली एक ही प्रोडक्ट मिला, क्वांटिटी वहाँ पे तो एक ही थी, लेकिन उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल यूज़ किया गया वो रॉ मटेरियल तो कितने सारे थे, तो उसकी क्वान्टिटी ज़्यादा थी। तो B2B ट्रांजैक्शन में वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। Now the primary reason for this is that in a typical supply chain there will be many B2B transaction involving components or raw material, whereas in case of B2C transaction there may be only one transaction relating to finished product to the customer. For example, an automobile manufacturer makes several B2B transactions, automobile के example दिया गया है, several B2B transactions such as buying tires, glass for windscreen and other parts components. Under B2C, a single transaction involving sale of finished vehicle can take place between the manufacturer, seller and the customer. ऑटोमोबाइल का एग्जाम्पल दिया गया है, जब व्हीकल सेल होता है कस्टमर को तो उसके लिए तो वो एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन वो प्रोडक्ट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर को काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए B2B ट्रांजैक्शन में वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होगा कंपेयर टू B2C ट्रांजैक्शन। तो ये हमने देख लिया B2B ट्रांजैक्शन का मीनिंग विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब ये जो हम B2B ट्रांजैक्शन या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसके रियल लाइफ में भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, जैसे अमेज़ॉन भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इंडिया मार्ट है, जियो मार्ट है, डी मार्ट है, ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है जो B2B ट्रांजैक्शन करते हैं, जिन्हें सप्लायर के पास से काफ़ी सारा मटीरियल या हम बोलते हैं कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स उन्हें खरीदने पड़ते हैं लार्ज वॉल्यूम में, तो वहाँ पे जो उनका ट्रांजैक्शन हो जाएगा वो B2B हो जाएगा। और वो जियो मार्ट या हम इंडिया मार्ट की जो बात करते हैं वो जब कस्टमर को सेल करेगा प्रोडक्ट तो वो B2C हो जाएगा, बिजनेस टू कस्टमर हो जाएगा। नाउ अब आगे उन लोगों ने बताया है हमें बेनिफिट्स ऑफ B2B ट्रांजैक्शन। अब ये जो B2B ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ई कॉमर्स में क्या क्या फ़ायदे लाता है? रिड्यूसेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं प्रोडक्ट कस्टमर को, तो वो जो हमारी कॉस्ट रहती है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वो जनरली यहाँ पे कम होती है कंपेयर्ड टू B2C ट्रांजैक्शन। बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ जाती है, यहाँ पे कम होती है। तो B2B ट्रांजैक्शन रिड्यूस मार्केटिंग एंड सेल्स कॉस्ट of the sellers. For instance, a seller need not advertise heavily to attract customers. Also, the seller need not maintain a large number of sales force and support staff. देखिए, अब हम मान लो कि हम डी मार्ट का या इंडिया मार्ट का या जियो मार्ट का ही एग्जांपल लेते हैं। उसके केस में क्या होता है, जब B2C ट्रांजैक्शन हम देखेंगे कस्टमर के साथ वाला ट्रांजैक्शन, तो उसे क्या करना पड़ता है, उसके प्रोडक्ट के लिए काफ़ी सारा एडवर्टीज़मेंट करना पड़ता है, सेल्स प्रमोशन करना पड़ता है, एंड जो सेल्स स्टाफ वो रखेगा मेंटेन करेगा वो भी बहुत ज़्यादा स्टाफ रखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उसी केस में जब B2B ट्रांजैक्शन होगा, वही पर्सन सप्लायर के पास से जो गुड्स खरीदेगा, प्रोडक्ट खरीदेगा, तो सप्लायर को ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ती है, ज़्यादा मार्केटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, या फिर सेल्स स्टाफ भी ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसे पता है कि मेरे कौन कौन से कस्टमर हैं, वो मेरे पास ही आने वाले हैं। ठीक है, तो B2B ट्रांजैक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। नाउ रिड्यूसेस इन्वेंट्री लेवल। देखिए,
इन्वेंटरी लेवल मतलब स्टॉक लेवल जो बिज़नेस में मेंटेन होता है, ठीक है। अब बिजनेसेस जो चल रहे हैं, सुपरमार्केट का ही एग्जांपल हम देखते हैं, तो सुपरमार्केट को क्या करना पड़ेगा, उसे पता है कि उसके पास कितने कस्टमर्स रेगुलरली आते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट वो लेते हैं, तो कौन से प्रोडक्ट का स्टॉक उसे मेंटेन करके रखना है, कितना मेंटेन करके रखना है, वो सारी चीज़ें उसे पता होती है, ठीक है। तो अब B2B ट्रांजैक्शन में क्या होता है, ई कॉमर्स का ये एक टाइप है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे ऑनलाइन बाइंग हो रहा है, यहाँ पे पेपर वर्क भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, फटाफट से हम गुड्स ऑर्डर कर देते हैं एंड सप्लायर फटाफट से गुड्स भेज भी देता है। इसके लिए क्या होता है कि मान लो सुपरमार्केट का ही एग्जांपल है, तो उसे ज़्यादा स्टॉक वेयर हाउसेस में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है जब भी उसे रिक्वायरमेंट होगी वो फटाफट से ऑर्डर करेगा और तुरंत गुड्स उसके पास आ जाएगा। तो इन्वेंट्री लेवल उसे बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता है, कम मेंटेन करेंगे तो चलता है। तो उसकी वजह से जो वेयर हाउसिंग की कॉस्ट है वो भी उसके लिए कम हो जाती है एंड बिजनेस में थोड़ा प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो अ सेलर नीड नॉट मेंटेन लार्ज इन्वेंट्री लेवल इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। देखिए, लार्ज इन्वेंट्री लेवल एंटिसिपेट करना मतलब एंटिसिपेशन करना मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना कि कितनी डिमांड हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली हम स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं। तो बहुत लार्ज स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है। द सेलर कैन मेंटेन द लेवल ऑफ इन्वेंट्री बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स रिसीव्ड ऑनलाइन, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री इज़ लेस। अब यहाँ पे सेलर क्या करेगा, जैसे जैसे ऑर्डर्स आते जाएंगे वैसे वैसे वो सामने सप्लायर से गुड्स लेता जाएगा, उसे खुद को बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो द बायर नीड नॉट कीप अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, ही कैन ऑर्डर फॉर द इन्वेंट्री एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। देखिए, जब भी गुड्स रिक्वायर्ड है, स्टॉक रिक्वायर्ड है, तभी ऑर्डर कर देने का। द सेलर कैन सप्लाई इन्वेंट्री अंडर द जस्ट इन टाइम मॉडल, therefore the cost of maintaining inventory is also less for the buyer। क्या करेगा सेलर, जस्ट इन टाइम मॉडल यूज़ करके गुड्स भेजेगा। व्हाट इज़ जस्ट इन टाइम, कि मान लो अभी हमें पता है, सुपरमार्केट को पता है कि मेरा कोई स्टॉक है वो 1 वीक चलेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, वापस मुझे चाहिए रहेगा। तो उसे पता है कितने टाइम में उसे गुड्स चाहिए रहेगा, तो वो क्या करेगा, एक साथ बहुत ज़्यादा गुड्स, मान लो 6 महीने का गुड्स स्टोर करके नहीं रखेगा। जस्ट इन टाइम जब भी उसे चाहिए, 1 वीक ख़त्म होने आया, वो तुरंत ऑर्डर कर देगा, दूसरा गुड्स आ जाएगा। वापस उतना टाइम ख़त्म हुआ, गुड्स चाहिए, वो ऑर्डर कर देगा। जस्ट इन टाइम जब भी चाहिए तभी वो फटाफट से ऑर्डर कर देगा, ज़्यादा इन्वेंट्री लेवल वो मेंटेन नहीं करेगा। उससे क्या होगा, उसकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है एंड ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे फ़ायदा होता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है उसका। तो ये सेकेंड एडवांटेज हो गया, रिड्यूसेस इन्वेंट्री लेवल। नाउ थर्ड इज़ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अब ये क्या होता है, यहाँ पे गुड्स बराबर से आ रहा है, सप्लायर के पास से बराबर से मिल रहा है मैन्युफैक्चरर को या सेलर को, बराबर से मिल रहा है ऑन टाइम, अच्छी क्वालिटी का गुड्स। उससे क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी हम बोलेंगे तो वो काफ़ी बढ़ जाती है, उसके स्टाफ की भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि गुड्स ऑन टाइम अवेलेबल हो रहा है। तो देयर मे बी इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़ of the buying firm। The productivity may increase due to the availability of quality material and on time। प्रॉपर टाइम पे उनको मिल जाता है गुड्स, तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है। ऑल्सो B2B facilitates improved purchasing process by automated ordering and billing। प्लस ऑर्डरिंग और बिलिंग कैसे हो रहा है, ऑटोमेटेड, हम ऑनलाइन साइट यूज़ करके फटाफट से कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली सब हो रहा है, पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है। देयरफॉर देयर कैन बी रिडक्शन इन वर्कलोड ऑफ प्रोक्योरमेंट स्टाफ विच कैन एनहेंस प्रोडक्टिविटी एज द सरप्लस प्रोक्योरमेंट स्टाफ कैन बी डिप्लॉयड इन सम अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। इसका मतलब क्या है, अगर ई कॉमर्स नहीं है
तो क्या होगा, जो भी मैन्युफैक्चरर है या सेलर है उसके स्टाफ को क्या करना पड़ेगा, थोड़े थोड़े टाइम पे मैन्युअली सारा वर्क करना पड़ेगा, पेपर वर्क, परचेस ऑर्डर मंगवाना पड़ेगा, और फिर गुड्स ऑर्डर करना पड़ेगा, सारी ही चीज़ मैन्युअली करनी पड़ेगी रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका वर्कलोड बढ़ जाता है। जबकि इन ई कॉमर्स क्या होगा, ऑनलाइन वो फटाफट से ऑटोमेटेड सब ऑर्डर्स होंगे, फटाफट से काम होने वाला है, तो उनका वर्कलोड कम हो जाता है एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है एंड उनका जो टाइम बचता है वो किसी और काम में ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, जो एक एडवांटेज है B2B कॉन्सेप्ट का, B2B ट्रांजैक्शन का। फोकस ब्रांड प्रमोशन। देखिए, अब ब्रांड प्रमोशन के बारे में क्या बताया। ब्रांड प्रमोशन मतलब कंपनी जो खुद का प्रोडक्ट सेल कर रही है, जो ब्रांड का, वो उसका प्रमोशन कैसे होता है। B2B ब्रांड प्रमोशन वर्क्स इन डिफरेंट फॉर्मेट एज कंपेयर्ड टू B2C ब्रांड प्रमोशन। B2B brands avoid mass market broadcast and generally use media that can be targeted at specific business audience such as direct marketing both online and offline। जैसे B2C ट्रांजैक्शन, बिजनेस टू कस्टमर में क्या होता है, प्रमोशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है, एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ती है, सेल्स प्रमोशन करना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे क्या होता है, B2B में, बिज़नेस टू बिज़नेस ट्रांजैक्शन में डायरेक्ट मार्केटिंग किया जाएगा, एडवर्टीज़मेंट वगैरह नहीं किया जाता है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ ऑनलाइन बिजनेस या ऑफलाइन दोनों के ही लिए डायरेक्ट मार्केटिंग होगा। नाउ नेक्स्ट इज कस्टमर लॉयल्टी। देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर लॉयल्टी की जब हम बात करें तो B2C में कैसे हो जाता है, बहुत सारे कस्टमर्स रहते हैं, उनके पास बहुत सारी वेबसाइट रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट करते रहते हैं, कभी यहाँ से गुड्स ले लिया, कभी वहाँ से गुड्स ले लिया। ठीक है, तो वो लॉयल नहीं रहते एक ही सेलर के पास या एक ही वेबसाइट के पास। जबकि यहाँ पे क्या होता है, B2B ट्रांजैक्शन में बल्क क्वांटिटीज़ में लार्ज वॉल्यूम में गुड्स परचेज किए जाते हैं, इसीलिए कस्टमर एक ही जगह पे लॉयल रहता है। एक बिज़नेस के पास से दूसरे बिज़नेस से गुड्स ख़रीदा है लार्ज क्वांटिटी में, अगर उसे वो गुड्स बहुत अच्छा लग रहा है, वो क्वालिटी पसंद आ गई है, प्राइस परफेक्ट है, तो फिर वो वहीं से गुड्स लेना पसंद करता है, वो ज़्यादा शिफ्ट नहीं करेगा कहीं और जगहों पे। Now the seller can maintain good customer loyalty, especially when the customers are made to feel special and are provided with quick and quality service। देखिए, सर्विस अच्छी मिल रही है, क्विक एंड क्वालिटी, गुड्स फटाफट से टाइम पे अवेलेबल हो रहा है, प्लस जो भी कस्टमर है उसे अच्छे से स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, तो वो फिर वहीं पे लॉयल हो जाता है, वहीं पे रिपीटेड ऑर्डर्स करता है। Once a customer develops trust and confidence, the customer develops binding relationship with a particular site and its product, and they do not like to shift loyalty to another site। ठीक है, कस्टमर्स यहाँ पे ज़्यादा शिफ्ट नहीं करते हैं कंपेयर टू B2C ट्रांजैक्शन। नाउ अभी उसके बाद नेक्स्ट जो एडवांटेज बताया गया है वो है वाइड जोग्राफिकल स्प्रेड। अब ये जोग्राफिकल स्प्रेड हमें पता है, ये सारी ही चीज़ों में आएगा, B2C हो या C2C हो। क्या होता है, ई कॉमर्स में जोग्राफिकल लिमिट्स नहीं होती है, हम हमारा गुड्स वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। तो ये जो B2B ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस, वो भी वर्ल्ड वाइड कोई भी कस्टमर के साथ किए जा सकते हैं। ठीक है, जोग्राफिकल लिमिट यहाँ पे नहीं आएगी। तो ऑनलाइन सर्विसेज आर अवेलेबल राउंड द क्लॉक ऑन अ 24/7 शेड्यूल। द बायर्स फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड कैन गेन एक्सेस एज पर देयर कन्वीनियंस। देखिए, वर्ल्ड वाइड कोई भी कस्टमर हो, कहीं से भी वो गुड्स परचेज कर सकता है। Thus a company is able to handle several customers on a wider geographical spread। मतलब कंपनी के लिए भी बहुत सारे स्कोप हो जाता है अगर उसका गुड्स वर्ल्ड वाइड सेल हो रहा है तो, और ये चीज़ पॉसिबल है सिर्फ ई कॉमर्स के ज़रिए। ठीक है, तो ये हमने कुछ एडवांटेजेस देख लिए B2B ट्रांजैक्शन के। अब आगे हम जो देखने वाले हैं एक्टिविटी इन्वॉल्व इन ट्रांजैक्शंस, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।